दूसरा हम लोग क्या देखते थे, एक उत्पादन का साधन देखते थे और दूसरा रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। पूरे देश का संसाधन दे दिया है, रिसोर्सेस उनको दे दिया है कि आप इसको इस्तेमाल करिए और इससे पूरा देश चलाइए। कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। विल सेलिब्रेट द 26 जनवरी एज एन इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज हम उस दिन से पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। यहाँ से दो शब्द अलग अलग क्या क्या हो गए, एक तरफ सरकार और एक तरफ राज्य। सरकार मतलब समझ गए, कुछ लोग हैं जो रन कर रहे हैं, और राज्य क्या है, पूरा वो टेरिटरी या वो यूनिट, वो क्षेत्र जिसमें ये सारा सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है वो चुनकर ही आ रहा है, पर वो प्रत्यक्ष चुनकर आ रहा है, पर जो उनका संविधान का प्रमुख या राज्य प्रमुख होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या तो हेड ऑफ स्टेट, ठीक है ना, वो स्वीकारती नहीं है रिलीजन को, तो स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज द रिलीजन। हमारे यहाँ पर क्या है कि धर्म है, पर धर्म को हर रूप में सरकार का संरक्षण क्या है, प्राप्त है, पर सभी को एक बराबर। इसलिए क्या बोलते हैं कि ये भारत के संविधान पे खतरा है। चलो कल कहाँ तक पढ़े थे बता दो, चलो कुछ पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, आए हैं तो आए हैं, कुछ तो लेके जाएंगे। चलो कल लास्ट में क्या देख रहे थे हम लोग, सरकार के प्रकार और जो विचार कहते हैं, ठीक है। तो समाजवादी सरकार देख लिए थे या समाजवाद देखे थे, और क्या देख लिए थे, लोकतंत्र देख लिए थे। वी हैव सीन द डेमोक्रेसी एंड द सोशलिज्म। नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट विथ द न्यू वन, दैट इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जिसको बोलते हैं साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद। अब देखो समाजवाद में क्या था, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, समाजवाद पढ़े थे ना। समाजवाद में क्या था कि एक सरकार थी, लोग थे, है ना, लोग थे और गवर्नमेंट थी, और गवर्नमेंट के हाथ में क्या था, सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था। जितने भी क्या है संसाधन है, वो संसाधन सरकार के हाथों में थे, पर सरकार उन संसाधनों का सिर्फ उसी लिए उपयोग करती थी कि वो लोगों का हित कर पाए। एंड गवर्नमेंट यूज दोज रिसोर्सेज ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, दैट इज सोशलिज्म। यही था। इसके बाद आता है इसी से एक और ऊपर, जिसको बोलते हैं साम्यवाद। ठीक है, समाजवाद के बाद अगली विचारधारा बनी साम्यवाद। अब साम्यवाद की गवर्नमेंट कैसी होती है, तो उसमें क्या होगी, देखो एक सरकार होगी, गवर्नमेंट, है ना, एक क्या होगी, गवर्नमेंट होगी पूरी कंट्री की, पूरे यहाँ पर लोग होंगे, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर यहाँ काम करने वाले, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के करिए लोगों का काम करें। अब यहाँ पर क्या होगा, वही अगेन दो चीज़ों को देखते हैं। पहला मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के साधन, जो भी उत्पादन का साधन है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग क्या देखते थे, एक उत्पादन का साधन देखते थे और दूसरा रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है ना, तो प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। उत्पादन का साधन और नेचुरल रिसोर्सेस। अब सोशलिज्म में क्या देखे थे कि ये पूरा गवर्नमेंट के हाथ में था। यहाँ पर भी क्या होगा, कंप्लीट, इसमें होगा कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, संपूर्ण संसाधन में और संसाधन के साधन में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा। द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, हर चीज़ में गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। समझ रहा है, यहाँ पर लोगों से इवन कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, सब कुछ में क्या होगा, गवर्नमेंट बताएगी। न्यूज़पेपर छापना है कि नहीं, ये भी गवर्नमेंट बता रही होगी। जैसे कहाँ पर है, चाइना में, कि हर चीज़ गवर्नमेंट के नियंत्रण के अंदर होगा, चाहे वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे वो संसाधन हो, और जो भी काम होगा वो गवर्नमेंट से पूछकर ही वहाँ पर किया जाएगा। तो लोग तो एग्जिस्ट होंगे, पर यहाँ पर क्या होगा, सरकार जो होगी उसकी कंप्लीट कंट्रोल होगी, किसके ऊपर, दोनों चीज़ों के ऊपर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और साथ ही साथ रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन और संसाधन का जो किसी भी उत्पादन के लिए जो भी संसाधन है वो दोनों सरकार के नियंत्रण पे होगा। उसको क्या बोलते हैं, साम्यवाद। क्लियर हो रहा है, साम्यवाद। साम्यवाद के बाद इससे और थोड़ा सा हटकर एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म। साम्यवाद कहाँ पर है, चीन में है,
कि चीन की जो सरकार है उसका पूरे संसाधन पे और सब चीज़ों में पूर्ण नियंत्रण है, मतलब उसके बिना वो वहाँ पर लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी, असम, रशिया सोशलिस्ट, रशिया देखो, चाइना भी अपने आप को सोशलिस्ट बोलता है, पर चाइना का सोशलिज्म कैसा है, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट। कोई भी देश एक नहीं होता है, उसमें 2 से 3 उदाहरण लेंगे। इंडिया में क्या है, इंडिया सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हमारा संविधान जो हमको क्या बोलता है कि भारत क्या है, एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, समाजवादी, गणतंत्र, लोकतंत्र है। समाजवाद, गणतंत्र और लोकतंत्र तीनों का उदाहरण है। तो हर गवर्नमेंट ऐसा नहीं होती, सब में कुछ ना कुछ मिश्रण होता है। जैसे चीन को अगर बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा साम्यवाद है, पर वो सामाजिक साम्यवाद है, समाजवाद के साथ उसमें साम्यवाद है। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उसका मिक्सचर भी होता है, विचारों में मिक्सचर भी होता है। जैसे कि कैपिटलिज्म, हम क्या बोलेंगे, अमेरिका क्या है, एक पूंजीवादी राष्ट्र है, पर पूंजीवादी के साथ, कैपिटलिस्ट होने के साथ साथ वो डेमोक्रेटिक भी है। वहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म है, सरकार तो लोग ही चुन रहे हैं ना, तो सबका मिश्रण भी होता है, उसमें एक कॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक है, तो पूंजीवाद ये विचार है, कैपिटलिज्म। अब जो पूंजीवादी चीज़ें होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पर होता है मीन ऑफ प्रोडक्शन, मीन ऑफ प्रोडक्शन और नेचुरल रिसोर्स। ठीक ना, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और उत्पादन के साधन, ये दोनों चीज़ जो होते हैं वो किसके हाथ होते हैं, निजी के हाथ में होते हैं। निजी मतलब प्राइवेट एंटिटी, सरकार के हाथ में नहीं होते। द एंटायर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड नेचुरल रिसोर्स लाइज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट, लाइज इन हैंड ऑफ प्राइवेट। निजी व्यक्तियों के नियंत्रण पे। ठीक है, तो सरकार जो भी होगा पूरा कंट्री का जितना भी क्या होगा, उत्पादन का साधन होगा, जो भी प्रोडक्शन हो रहा होगा, साथ ही साथ जितना भी नेचुरल रिसोर्स है वो किसके हाथ में होगा, प्राइवेट एंटिटी के हाथ में होगा, जो निजी हैं। और वो लोग क्या करेंगे, उससे उत्पादन सुनिश्चित करेंगे। और इस जगह पे जो सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, सरकार, वह केवल इन लोगों के ऊपर क्या करेगी, नियंत्रक का काम करेगी। द गवर्नमेंट ओनली एक्ट एज एन रेगुलेटर। तो सरकार जो है वो केवल एक रेगुलेटर का रोल प्ले करेगी। सरकार केवल एक नियंत्रक का काम करेगी। समझ आ रहा है, बता रहा हूं। देखो, पूंजीवाद में क्या होता है कि कुछ पूंजीवादियों के हाथ में सब कुछ होता है, जिनके पास क्या है, पैसे है। कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट है उनके हाथ में सब कुछ होगा। सिंपल सी बात है, सब तो यही सारा है। तो 2 चीज़ हम लोग मेन देख रहे थे, सरकार 2 चीज़ें हैं हमारे पास। एक है कि उत्पादन किससे होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो उसका साधन है, और दूसरा क्या है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये दोनों के ऊपर किसका नियंत्रण होगा, मतलब यहाँ पर जो लोग होंगे, जैसे हमारे यहाँ पर देखो इंडिया पे अभी तो खैर गवर्नमेंट ने 1991 के बाद हम लोग ने पूंजीवाद को अपनाया, वी एक्सेप्टेड द कैपिटलिज्म। तो धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज आई और उन्होंने लैंड वगैरह खरीदा और नए नए काम चालू हुए। 1991 के पहले क्या होता था, सरकार ही हर चीज़ों का प्रोडक्शन करती थी। एक कंपनी थी सरकार की, उसका नाम बताता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये सरकार के एक उपक्रम थी जिसका नाम था हिंदुस्तान यूनिलीवर। वो क्या करती थी, वो सब कुछ बनाती थी हमारे रोजमर्रे की, साबुन वही बनाती थी। ठीक है, उस समय एक साबुन आता था जिसका नाम था हमाम। एक साबुन आता था ना, हमाम, तो एक ही साबुन था। कौन बनाते थे, सरकार बनाती थी। और सरकार ने कोई विकल्प नहीं दिया, बोला हमाम है, इससे सुबह उठो, मुँह धो, दोपहर में नहाओ, उसी से रात को सोने से पहले फिर उसी से मुँह धो। तो हमारा एक हमाम करे सारे कीटाणु का काम तमाम, ये था। पर समय के साथ क्या हुआ, 1991 में प्राइवेटाइजेशन हुआ, फिर बहुत सारी कंपनी आई तो बहुत सारी अलग अलग कंपनी आई। आज की डेट में आप देखोगे तो सुबह उठते हैं तो हैंड वॉश होता है, उसके थोड़ी देर बाद साबुन होता है, या बॉडी वॉश आ गया है। ठीक है ना, नहाने बैठो तो समझ नहीं आता कि कौन कितने सारे को लेके बैठना है। फेस वॉश अलग अलग के रखते हैं, शैम्पू एक अलग आ जाता है, हमाम शैम्पू का भी काम करता था। ठीक है, उसके बाद बॉडी वॉश वो अलग रखा होता है,
तो अलग अलग 100 सोच ले। तो ये कहाँ से आया? क्योंकि हमको विकल्प मिलने लगे कि हर चीज़ का विकल्प आया, अपॉर्चुनिटी आई, ऑप्शंस आए। तो ये ऑप्शंस आए उससे क्या हुआ, चीज़ें बनी। तो ये ऑप्शंस कहाँ से आया? जब पूंजीवादी आए। तो अब क्या होगा कि लोगों के हाथ में दे दिया कि आप अपने हिसाब से प्रोडक्शन करो। पहले उनके हाथ था कि हम करेंगे, तो उसके पास जितना रिसोर्स था उसके हिसाब से करता था। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो उत्पादन का पूरा साधन है किसके हाथ में दे दिया गया? निजी के हाथ में दे दिया गया, प्राइवेट। प्राइवेट तो जानते हैं सरकार, और दूसरा क्षेत्र क्या होता है? प्राइवेट। तो उसके हाथ में दे दिया गया और सारा संसाधन जो है वो भी किसको बेच देते हैं? प्राइवेट को। तो आज सरकार अपनी आधे से ज़्यादा भूमि और सब चीज़ों को किसको दे दी? प्राइवेट को, कि आप लीजिए और आप चलाइए। अब एकदम सिंपल से उदाहरण, अभी कुछ दिन से क्या बोलते हैं कि सरकार रेलवे को बेच देगी, सुनते हो ना न्यूज़ में, सरकार रेलवे बेच रही है, आता है न्यूज़ में। बेचे ना बेचे बात की बात है। तो गवर्नमेंट उसको प्राइवेट को क्यों देना चाह रही है जब उसके पास इतना अच्छा रेलवे है? तो क्योंकि उसको पता है कि जब वो प्राइवेट आएगा तो लोग क्या करेंगे? उसको सही तरीके से चलाएंगे। प्राइवेट कैसे सही से चलाएगा? क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य होगा, क्या होगा? लाभ अर्जित करना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, संसाधन का जो साधन है वो भी पूरा निजी के हाथ में होता है, प्राकृतिक संसाधन भी पूरा उसके हाथ में होता है। और ये निजी जो है वो किसके उद्देश्य से कार्य करता है? फॉर प्रॉफिट, वो लाभ अर्जन करने के लिए कार्य करता है, लाभ अर्जित करने के लिए, लाभ अर्जित करने हेतु कार्यरत होते हैं, फॉर प्रॉफिट। ठीक है। और सरकार क्या करती है? केवल नियंत्रण का काम करती है, रेगुलेटर का काम करती है। क्लियर हो रहा है सभी को? तो ऐसा जो गवर्नमेंट होगा उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। समझ आ रहा है? अभी देखो, जब भी आरोप लगता है, अभी देखो दो विचारों की लड़ाई हुई, आपको समझाता हूँ। जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन एक्चुअल में विचारों की लड़ाई थी, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, बट इसमें दो चीज़ों को मुख्य मुद्दा बनाया गया। एक तरफ कांग्रेस आया, राहुल गांधी और वो समाजवाद को प्रचार कर रहे थे, सही देखोगे तो राहुल गांधी और किसको प्रचार करने की कोशिश की है? सोशलिस्ट को, सोशलिज्म को। और उनका आरोप था कि जो वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, वो क्या कर रहे हैं? कैपिटलिज्म को, वो एक कैपिटलिस्ट आदमी है, ये उनका कहना था, ये राहुल गांधी का कहना था कि मैं समाजवादी व्यक्ति, तो हमारी सरकार लाओ और हम लोगों के हित में सारा काम कर देंगे, हम फ्री में ये दे देंगे, वो कर देंगे, आपका स्कूल बना कर देंगे। पर ये क्या कर रहे हैं? ये उनका वो एक नारा था, एक नारा दिया था राहुल गांधी ने कि उन्होंने 22 लोगों को करोड़पति बनाया है, हम 22 लाख लोगों को लखपति बनाने जा रहे हैं। ये नारा था भी, है ना? उसका मतलब ये था कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि कुछ पूंजीवादी जो व्यक्ति हैं उनके हाथ में क्या कर दिया? पूरे देश का संसाधन दे दिया है, रिसोर्सेज उनको दे दिया है कि आप इसको इस्तेमाल करिए और इससे पूरा देश चलाइए। पैसा आएगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, प्राइवेट में मिलेगी, पर वो पूरा का पूरा किसके उद्देश्य करेंगे काम? प्रॉफिट के हिसाब से, सिर्फ बेनिफिट देखेंगे अपना, और उससे जितना कमाएंगे उससे अर्जन होगा। तो इस बेसिस में नरेंद्र मोदी का जो बात था उसको क्या रख दिया गया कि वो एक कैपिटलिस्ट आदमी है, वो केवल कुछ लोगों का ही लाभ देख रहे हैं जो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं, और उसके हिसाब से वो चलाएंगे। जिसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? लाभ से मतलब है, प्रॉफिट से, उसको लोगों से, लोगों के समस्याओं से कोई मतलब नहीं। पर दूसरी तरफ हम बैठे हैं जो समाजवादी काम करेंगे, जो सोशलिस्ट के रूप में काम करेंगे कि हम आपको आपकी ज़रूरत आधारभूत चीज़ें प्रदान करेंगे। तो ये दोनों की, ये दो विचार की भी लड़ाई हो रही थी, आप लोगों को नहीं पता, ठीक है ना? अब वो धीरे धीरे आपको आएगा। एक तीसरा विचार भी था, उसके बाद आएगा, ठीक है? फिर हमारा जो चुनाव था, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, और जो लास्ट में कुछ दिनों में रहा वो यही रहा, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म विचारों को दोनों जाके प्रमोट कर रहे थे। अब ये प्रमोट कर ये नहीं कर रहे थे, लेकिन ये भी बैकफुट में आके ये भी बोल रहे थे नहीं मैं तो सोशलिस्ट हूँ, कैसे कैपिटलिस्ट बोल रहे हो? वो भी बताने, चुनाव के टाइम पे बताना पड़ेगा ना कि हम क्या है, समाजवादी लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं जो जाके आपकी मदद करेंगे। क्लियर हो गया? तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। ओके, इसके बाद आता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म मतलब क्या, कौन सा वाद? साम्यवाद तो अभी कम्युनलिज्म तक, मैं कम्युनल बोल रहा, कम्युनल। कम्युनल, कम्युनल मतलब जो धर्म की बात करते हैं, धर्मवादी, ठीक है ना? कम्युनल कौन होते हैं? जो धर्म के हिसाब से चलते हैं, ठीक है? और कम्युनल गवर्नमेंट जो होती है उसको बोलते हैं थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक, धर्मवादी, जो किसी धर्म विशेष के अनुरूप चलते हैं,
और कम्युनलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी एक धर्म का प्रचार करते हैं और उसी को सर्वज्ञ बताते हुए अपना पूरा का पूरा काम करते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट जो कि क्या करेगा, किसी एक रिलीजन को फेवर करेगा या एक रिलीजन के प्रिंसिपल्स पे बना होगा, उसको बोलते हैं थियोक्रेटिक गवर्नमेंट, और उस विचारों को बोलते हैं कम्युनलिज्म। जैसे कि कहाँ पर है? मध्य एशिया, ठीक है ना, मध्य एशिया जिसको बोलते हैं आपका मिडिल ईस्ट, ठीक है ना। जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, जैसे कि क्या है आपका सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, जैसे क्या है ईरान, ठीक है। तो ये जो कंट्री हैं, ये जो देश हैं, यहाँ पर क्या चलता है? यहाँ पर धर्म का जो कानून है शरीयत, मुस्लिम धर्म का कानून क्या है? शरीयत, ठीक है, मुस्लिम रिलीजियस लॉ, मुस्लिम धर्म का कानून शरीयत। तो ये शरीयत के नियम से ये चलते हैं, इनका संविधान नहीं है, ठीक है ना। संविधान ज़्यादा किसको मानते हैं? अपने धर्म के नियम को, और उसी धर्म के नियम से पूरा देश चलता है। दे बिलीव इन द सेक्रेड टेक्स्ट कॉल्ड बाइबल एंड देयर रूल्स इन द शरीयत, सॉरी नॉट बाइबल, इन मैं बाइबल कहाँ बोल रहा हूँ, कुरान, और उनका जो क्या है शरीयत, ठीक है। ये तो बड़ा मिक्सर हो गया था, ठीक है, मैं ज़्यादा सेकुलर हो गया था। ओके, तो ये क्या होगा? शरीयत। तो इस तरह के जो क्या करते हैं धर्म रूपी होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कम्युनलिस्ट। और वैसी जो सरकार चलती है सरकार क्या बोलते हैं? थियोक्रेटिक या धर्मवादी सरकार। क्लियर सभी को? कम्युनलिज्म समझ आया, कम्युनिज्म समझ आया, सोशलिज्म समझ आया, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, सब चीज़ क्लियर हो रहा है? एक एक करके चलो एक और बढ़िया चीज़ सिखाता हूँ। एक और शब्द है गणतंत्र, रिपब्लिक, इसको बढ़िया समझना। कल योगी आदित्यनाथ का बर्थडे था, तो एक नया नारा दिए हैं, गणतंत्र से जनतंत्र तक पहुंचना है। कल चल रहा था गणतंत्र नहीं से जनतंत्र बनाना है। अब देखते हैं क्या जनतंत्र क्या गणतंत्र, कुछ भी बताते रहते सबको ही अपना अपना, लेकिन ठीक है जो हमारे को किताबों में पढ़ना उसके अंदर क्या होता है अगला वर्ड? रिपब्लिक। आप क्या मनाते हो 26 जनवरी को? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। क्यों मनाते हैं? हेड ऑफ द स्टेट इसलिए मनाते हैं, संविधान लागू हुआ तो इसलिए। तो संविधान लागू हुआ इसलिए गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जा रहा है? तो उस दिन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को ये कहा था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। विल सेलिब्रेट द 26 जनवरी एज एन इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज हम उस दिन से पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। पर हम तो अपना जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को मना रहे हैं, क्योंकि उस दिन हमारा एक्ट पास हुआ। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? आप सही बोल रहे हो कि संविधान लागू हुआ, पर संविधान लागू होने से उसके लिए वर्ड गणतंत्र क्यों हुआ, उसको समझते हैं। ठीक है, गणतंत्र इसलिए हुआ कि एक हमने क्या बनाया था उस दिन? संविधान। और संविधान का एक क्या बनाया गया? प्रमुख। और जो हमारा कानून है वो सबसे ऊपर हो गया उसी दिन से। तो हम एक लॉ के नीचे हैं और वही क्या है? संविधान है। वो कानून जो है वो सबको संरक्षित करेगा और उसके लिए एक सबसे प्रमुख जो उसका मुखिया है वो भी बन चुका था, इसलिए उसको गणतंत्र बोलते हैं। तो उस दिन से हमने इस चीज़ों को एक्सेप्ट किया। तो देखो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, कुछ बेसिक इसके ना विशेषताएं होती हैं। तो बेसिक विशेषता क्या है गणतंत्र का? पहले बात की टू हेड ऑफ स्टेट, टू हेड ऑफ स्टेट, राज्य के दो प्रमुख होते हैं। राज्य के दो प्रमुख होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे भारत में देखोगे तो यहाँ पर दो प्रमुख हैं, ज़्यादा दो प्रमुख है ना। एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, एक होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख, सरकार के प्रमुख एक, और दूसरे होते हैं हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पर दो प्रमुख लिखो, हेड ऑफ, टू हेड ऑफ स्टेट मतलब बस टू हेड्स, दो प्रमुख, टू हेड्स लिखना ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। एक होते हैं हेड ऑफ स्टेट, राज्य के प्रमुख, ये दो होते हैं। यहाँ से दो शब्द अलग अलग क्या क्या हो गए? एक तरफ सरकार और एक तरफ राज्य। सरकार मतलब समझ गए, कुछ लोग हैं जो रन कर रहे हैं, और राज्य क्या है? पूरा वो टेरिटरी या वो यूनिट, वो क्षेत्र जिसमें ये सारा सिस्टम बना हुआ है। ये तो पता है आप सभी को। ओके,
तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर। कल मोदी जी ने रिज़ाइन कर दिया, कल किया ना रात को रिज़ाइन। कल मोदी जी गए और अपना रेजिग्नेशन दे दिया। किसको दिया रेजिग्नेशन? द्रौपदी मुर्मू जी को। क्यों रिज़ाइन किए? क्योंकि उनका टर्म खत्म हो गया, 5 जो पिछला लोकसभा का जितना सब था वो खत्म हो गया। फिर उनको क्या बोला गया कि नहीं अभी आप अपना सीट खाली मत करिए, मतलब उनको बोला गया कि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता आप कंटिन्यू करेंगे। बोला था ना कुछ दिन तक आप लगातार बने रहे, तो उनको भी इंटररेग्नम बोलते हैं कि जब किसी को नया नियुक्त नहीं करके उसी से करवाते हैं। कब तक बने रहेंगे? जब तक फिर से उनका शपथ ग्रहण नहीं हो जाता। तो कुछ दिन में हो जाएगा शपथ ग्रहण, रिजाइन कर देगा, उतना वो नहीं होना इमोशनल, ठीक है ना, फिर आ जाएंगे। अब शपथ लेंगे उस दिन से फिर से वापस आएंगे, बट अभी उनका 5 साल पूरा हुआ ना, तो इसलिए वो क्या किए? रिजाइन किए, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरा राज्य का प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो जब 2 प्रमुख होते हैं, तो भारत में क्या है कि 2 प्रमुख हैं, 2 हेड ऑफ स्टेट्स। एक है हमारे राज्य के प्रमुख, इंडिया में अगर देखोगे तो कुछ ऐसा है इंडिया में, ठीक है। तो रिपब्लिक होते हैं कई प्रकार के, एक होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो लोकतंत्र होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, देखो अब समझते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र या लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में क्या होता है, जो दोनों प्रमुख हैं वो क्या होते हैं? चुनकर आए होते हैं, दे आर इलेक्टेड। दोनों ये भी इलेक्शन से जीते होंगे, इलेक्टेड हेड होते हैं, और यहाँ पर ये भी क्या होंगे? इलेक्टेड हेड होंगे, ठीक है। ये दोनों चुनकर आए होंगे। अब भारत में क्या होता है कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें हम लोग सब जाके वोट दे रहे हैं। और राष्ट्रपति का क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कैसे होता है कि हमने जिनको अपने लिए चुना था, हमारे जो क्या थे जनप्रतिनिधि, पीपल रिप्रेजेंटेटिव, समझ आया कौन है? जो विधायिका में बैठे हैं, और वो लोग फिर क्या करते हैं? अपने में से वोटिंग करवाकर और वहाँ में से किसी एक को क्या बनाते हैं? राष्ट्रपति बनाते हैं, अपने में से या बाहर में से वो लोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। तो आवर रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखो बता देते हैं, ठीक है। ये आप लोग सभी को मान लेते हैं, ठीक है, ये सभी है, और ये वो लोग हैं, ये सभी इंडिया के नागरिक हैं, और इन सभी का 18 वर्ष से अधिक की आयु है। तो ऐसा सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से अधिक है वो क्या कर सकते हैं? उनको मत का अधिकार दिया गया है, उनको वोटिंग राइट्स दिया गया है, दे हैव द वोटिंग राइट्स, मत अधिकार। तो जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होगा, जैसे अभी हुआ लोकसभा चुनाव, तो ये सभी के सभी जाकर इसमें क्या करेंगे? वोट करेंगे। मतलब लोकसभा चुनाव में सभी करेंगे, सभी सदस्य बनाएंगे, फिर उसमें से एक को अपॉइंट किया जाएगा प्रधानमंत्री। तो ये डायरेक्ट इलेक्टेड होता है। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं, समझ आ रहे हैं। पर वहीं पर अगर हम लोग बात करें एक राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की, तो इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कैसे अप्रत्यक्ष रूप से? देखो आप लोग ने क्या किया, यहाँ से ये सभी व्यक्ति जो थे, हम सभी थे, हम लोगों ने क्या किया? कुछ लोगों को चुना। अभी हम लोग लोकसभा इलेक्शन कितने लोगों को? 300-400 लोगों को चुन लिए, 543 लोगों को चुने, 553 लोगों को। तो 543 लोग क्या हो गए? अब संसद के सदस्य बन गए। 543 बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझ आ रहा है। अब ये लोग क्या करेंगे आगे चलकर? ये मिलकर क्या करेंगे? एक चुनाव किया जाए किसका? प्रेसिडेंट का। तो उसमें कौन शामिल होगा? ये लोग वोट कर रहे होंगे। एक सिंपल सा उदाहरण की तरह बता रहा हूँ। आप तो नहीं जाते हो, राष्ट्रपति के चुनाव में गए थे क्या? द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में वोट देने के लिए, पर फिर भी वो राष्ट्रपति बन गई, हुआ था ना ऐसा। तो वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन। समझ आ गया सभी को? ओके। तो एक होता है आपका सरकार के प्रमुख और एक होते हैं राज्य के प्रमुख। तो इंडिया में क्या होता है? ये भी इलेक्टेड है, वो भी इलेक्टेड है, बस फर्क क्या है कि ये जो है ये डायरेक्ट इलेक्टेड है, प्रत्यक्ष रूप से, इनको प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, और ये क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड,
अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो गणराज्य का अर्थ क्या होता है कि उसके दो प्रमुख होते हैं। तो इस तरीके से उसमें एक गणराज्य क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारत क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। इंडिया इज एन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक दूसरा भी होता है, उसको बोलते हैं मोनार्कियल रिपब्लिक। मोनार्कियल रिपब्लिक, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो राजा होता है उसका बेटा ही अगला हेड बनता है, उसको बोलते हैं मोनार्क। ठीक है, उसको बोलते हैं मोनार्क, वंशानुगत। ठीक है ना, तो इसमें वंश चलता है, वंशानुगत, वंश के आधार पे। ठीक है, तो वंश के आधार पे कैसे होता है थोड़ा समझते हैं। मोनार्कियल रिपब्लिक में क्या होगा, यहाँ पर भी दो हेड होते हैं। एक तो इसमें भी क्या है, यहाँ पर भी एक हेड होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर ही बोलते हैं इन लोग। और ये प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, इलेक्टेड होता है, चुनकर आता है। और इसका चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष ही होता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है वो चुनकर ही आ रहा है, पर वो प्रत्यक्ष चुनकर आ रहा है। पर जो उनका संविधान का प्रमुख या राज्य प्रमुख होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या तो हेड ऑफ स्टेट, जैसे हमारा संविधान प्रमुख और राज्य प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, पर वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं। पर इनके यहाँ पर क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड होगा, मतलब यही हेड ऑफ स्टेट जो होगा, वो क्या हो रहा होगा, वंश के आधार पे बनाया जाएगा। मतलब राजा के घर का ही जो उसका बेटा होगा या उसकी बेटी होगी, जैसा भी उनका होगा वो उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हेरिडेटरी सक्सेशन होगा, वंश के आधार पर इसका चुनाव होगा। लिख लो, वंश के आधार पर हेरिडेटरी सक्सेशन, वंश के आधार पर इसका चुनाव होगा। किसका, संविधान प्रमुख का, जिनका वंश के आधार पर होता है हेरिडेटरी सक्सेशन, और यहाँ पर क्या होता है, मोनार्कियल सक्सेशन, यहाँ पर डायरेक्ट होता है। और ऐसा कहाँ पर है, ब्रिटेन में है। ऐसा कहाँ पर है, ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में इस तरीके से चलता है। तो ये तो पहला अर्थ है किसका, रिपब्लिक का, कि रिपब्लिक में क्या होते हैं, दो प्रमुख होते हैं। हमेशा जहाँ भी आपका क्या होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा या जहाँ पर भी गणराज्य होगा, रिपब्लिक होगा, वहाँ पर दो हेड ऑफ स्टेट्स पक्का होंगे। तो अमेरिका क्या रिपब्लिक है, क्या अमेरिका रिपब्लिक है, कहाँ है, नहीं है ना। कौन है हेड ऑफ स्टेट, एक ही आदमी हेड ऑफ स्टेट और एक ही आदमी हेड ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पर प्रेसिडेंट और वही सब कुछ है। प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर होता है क्या, नहीं है ना, वहाँ केवल राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, तो इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। समझ आ रहा है, बोलने के लिए कुछ भी बोलने, लेकिन नहीं है। ओके, सो ये क्या है, आपका पूरा एक रिपब्लिकन सिस्टम होता है। ठीक है, रिपब्लिक का एक दूसरा मतलब भी होता है, इसके दूसरी विशेषता भी होती है। दूसरा विशेषता ये बोलता है कि सरकार के सभी ऑफिस या कार्यालय, अच्छे समझना, ऑल द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, ऑफिस जितने भी कार्यालय हैं, यह 24/7 मतलब 24 घंटे सातों दिन खुले रहेंगे। 24 घंटे सातों दिन खुले रहेंगे हर एक व्यक्ति के लिए, और हर व्यक्ति को उसमें एक्सेस होगा। मतलब इसका सिंपल सा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरकार के जितने भी कार्यालय हैं वो सदैव खुले रहेंगे और हर व्यक्ति की वहाँ पर पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। लिख लो इसको। एक रिपब्लिक का ये भी मतलब होता है कि सरकारी कार्यालय 24 घंटे तक खुले रहेंगे, मतलब हर समय खुले रहेंगे और लोगों की वहाँ तक पहुँच होगी। एवरी गवर्नमेंट ऑफिस शुड रिमेन ओपन 24/7 एंड एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू दैट ऑफिस। इसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ होता है सब। आपके यहाँ पंचायत भवन है, कुछ है, गए हो कहीं पंचायत, तहसील ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कितने लोग हैं भाई, कलेक्ट्रेट तहसील ऑफिस एक ही आदमी यहाँ लग रहे हैं, 3-4 लोग। हाँ, तो वहाँ पर वो तो अब आप जाते होगे तो बंद होता है कि नहीं, शाम को जाओ 6 बजे बंद रहता है कि नहीं, तो यहाँ तो लिखा है 24/7 खुला हुआ है। पर वहाँ जाते हो तो सामने नोटिस बोर्ड लगा रहता है, उसमें क्या लिखा रहता है कि ऑफिस खुलने का समय सुबह 8 बजे का है या 10 बजे का है। तो ये जानकारी आपको किसने दिया, उसी ऑफिस ने दिया।
तो ऑफिस 24/7 लोगों के लिए खुला हुआ है, इसलिए वहाँ सामने में लिख दिया गया कि ऑफिस इतने बजे खुलेगी और इतने बजे बंद होगी। और ये जानकारी कि ऑफिस बंद है, ये ऑफिस ने ही आपको दिया, आपको किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में लिखा है इतने से इतने बजे आप आइएगा, इसके बीच में मत आइएगा। समझ आ रहा है? तो वो भी एक प्रकार क्या है कि लोगों को जो सूचना चाहिए वो सूचना उस ऑफिस के द्वारा भी प्रदान की जा रही है। द इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय दैट ऑफिस ऑल्सो। फिर दूसरा चीज़, हर एक कार्यालय में हर कोई को पहुंचने की सुविधा है, पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके सीधा कलेक्टर के रूम में घुस जाओगे, भगा दिए जाओगे बाहर से। मना नहीं किया गया है, आप जा सकते हैं हर ऑफिस में, पर उसका एक प्रक्रिया होगी। आप एप्लीकेशन दीजिए, मिलना चाहते हैं बोलिए, तो वो आपको बुला के मिलेगा, ज़रूर मिलेंगे। पर अब उसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा जाए और घुस गए, वो नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो कंडीशन होगी ना, कुछ तो मापदंड होंगे। तो देखो, तो ये क्या होता है, कार्यालय हमेशा खुले हैं, 24 घंटे खुले, मतलब कि रात को बंद हुआ ऑफिस भी खुला है, क्योंकि ऑफिस खुद क्या बोल रहा है कि मैं बंद हूँ। ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है गणराज्य का। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखना, इसको बोलते हैं रिपब्लिक। हो जाएगा पक्का? चलो, इसके आगे ना बाद में पढ़ाऊँगा, पहले बात करूँगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बात करूँगा। पहली बात, इतने मुरझाए से क्यों? पहला तो ये सवाल है मेरा कि इतने मुरझाए से क्यों। दूसरा सवाल है कि चेहरे में मुस्कुराहट क्यों नहीं है भाई? एकदम परेशान होकर क्यों पढ़ रहे हो? खुश होकर क्यों नहीं रहते हो? आप लोग एकदम फिर टेंशन में दिख रहे हो, क्या हो गया? इधर ऐसी रहती हूँ सर मैं, खुश नहीं रहते? रहते हो आप? हमेशा हंसते रहते हो, लेकिन क्लास में नहीं हंस रहे हो। आराम से देखो, बहुत टेंशन लेके नहीं पढ़ो, एकदम शांत होकर अच्छे से पढ़ाई करो। क्या होगा, 2 क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, मैं लूँगा ना, 5 लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 5 लूँगा। सीखिए अच्छे से और एकदम अच्छे मन से पढ़ो, खुश होकर, तब पढ़ाई अंदर जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। ठीक है ना? एकदम टेंशन में प्रेशर लेके, आज मेरा पहला डेमो है, कल दूसरा है, उसके बाद भगा दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से पढ़िए, आप पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है? जितना आप पढ़ाई पर फोकस करोगे अच्छे मन से, उतना मजा आएगा। एडमिशन लेना नहीं लेना वो आपके हाथ में होता है, मैं नहीं बोलूँगा उसके ऊपर कुछ भी, ठीक है, वो आपके हाथ में होता है। पर मेरा ये कहना होता है कि अगर मेरे से आप 2 दिन भी पढ़े हो तो 2 दिन पढ़ के जाओ, नोट्स बनाइए, लिख के जाइए। डेमो में क्या, मेरे शक्ल देखने थोड़ी ना आए हो, शक्ल देखने थोड़ी ना आए हो, वो तो फिर खैर ठीक ठाक है वैसे तो, लेकिन उसको देखने नहीं आए हो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो उसको देखने नहीं आए हो, आप पढ़ाई करने आए हो। ओके, चलिए, तो ये क्या था, लोकतंत्र हो गया, गणराज्य हो गया, फिर जितने भी क्या हैं कुछ मूल शब्द है उसको हमने समझा, ठीक है? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और भी कुछ वर्ड आएंगे लगातार, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उन वर्ड्स को भी समझ लेते हैं। जैसे कि एक शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा, पढ़ेंगे आगे तो, सेक्युलर स्टेट, ठीक है ना? तो एक होता है सेक्युलर, सेक्युलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य। धर्म निरपेक्ष या इसको बोलते हैं, इसमें होता है पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर स्टेट, ठीक है? तो सेक्युलर या धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता क्या होता है समझते हैं अच्छे से, ठीक है? यहाँ पर अब 2 चीज़ों को समझना होगा। एक तरफ होता है सरकार, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ है धर्म, रिलीजन। ठीक है? और इसके आधार पे 2 तरह के स्टेट बनते हैं, एक होता है सेकुलर स्टेट और एक होता है थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक अभी देख कर आए थे, जो धर्म आधारित थे। धर्म आधारित क्या होता है, जो धर्म के नियम से, धर्म के कानून से चलते हैं। अब जो सेकुलर स्टेट होता है वो, उसमें थोड़ी से विभिन्नताएं होती हैं। 2 प्रकार का सेकुलरिज्म है, इन दोनों के जो संबंध उसके हिसाब से 2 प्रकार की क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता होती है। एक को बोलते हैं इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, इंडियन सेकुलरिज्म। और एक तरफ है आपका वेस्टर्न सेकुलरिज्म।
पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो दो प्रकार की धर्मनिरपेक्षता होती है, एक होता है पाश्चात्य वेस्टर्न, और एक है हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता। इंडियन और इसमें दोनों में अंतर क्या है, देखो यहाँ पे भारतीय धर्म, जिसमें पहले इसको आते हैं पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता में जो क्या है, राज्य है, स्टेट है, या जो बोल सकते हैं गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट, या इसको सरकार, यहाँ स्टेट भी लिख सकते हैं हम लोग, स्टेट, या इसको लिख सकते हैं राज्य। ठीक है, तो स्टेट या गवर्नमेंट जो भी है, स्टेट या गवर्नमेंट जो भी हमारी राज्य जो है वह धर्म को पहली बात अस्वीकृति देती है। ठीक है ना, वो स्वीकारती नहीं है रिलीजन को, तो स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज द रिलीजन, वो उसको मानती ही नहीं कि उसकी उपस्थिति है। ठीक है ना, उसकी उपस्थिति को ही मना करती है। तो स्टेट क्या करती है, डिड नॉट रिकॉग्नाइज द रिलीजन। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, राज्य धर्म को अस्वीकृत करती है, वो उसको स्वीकारती नहीं कि वो है, वो नहीं मानती। ठीक है, दूसरा, स्टेट और रिलीजन के बीच कोई भी संबंध नहीं होता, नो रिलेशन। राज्य और धर्म के मध्य किसी भी तरीके का संबंध नहीं होता, कोई भी संबंध नहीं होता। राज्य और धर्म के मध्य कोई भी संबंध नहीं होता, स्टेट और रिलीजन के बीच कोई भी रिलेशन होता। स्टेट अपना रहती है, रिलीजन अपना रहती है। ना स्टेट किसी रिलीजन को रिकग्निशन देता है कि वो है, ना स्टेट और उसके बीच में कोई रिलेशन होता है। और स्टेट और रिलीजन का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, दोनों अलग अलग तरीके से रहते हैं। ठीक है ना, दोनों होते हैं पर दोनों का अलग अलग। तो स्टेट मानता ही नहीं कोई रिलीजन है, मतलब यहाँ पर अगर कोई फॉर्म लिखे लेगा, एग्ज़ाम का फॉर्म, यहाँ पर अगर कोई एग्ज़ाम का फॉर्म निकलेगा तो आपके में फॉर्म में लिखा होता है धर्म, एक रिलीजन का कॉलम होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या अन्य। इनके यहाँ अगर ऐसा कोई फॉर्म निकलेगा तो वहाँ नहीं लिखा होगा, क्यों? क्योंकि वो धर्म को मानते ही नहीं है। लोग धर्म को नहीं मानते ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो लोग मान रहे होंगे क्रिश्चियन, पर सरकार धर्म को अपने संविधान या कानून में दर्जा नहीं देगी, उनके किसी भी लॉ में रिलीजन का वर्णन नहीं किया गया होगा। समझ आया? तो स्टेट क्या नहीं कर रही, रिलीजन को रिकग्निशन नहीं देती। दूसरा, धर्म और राज्य के मध्य किसी भी तरीके का संबंध नहीं होता, और धर्म और राज्य एक दूसरे से अलग सेपरेट होकर रहते हैं। ठीक है ना, दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग उनकी अवस्थिति होती है। दे हैव देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस, दोनों की पृथक अवस्थिति होती है, पृथक सेपरेट, और दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है, पृथक अवस्थिति है। पृथक अवस्थिति। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता। हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो राज्य है वो धर्म को रिकग्निशन देता है, वो स्वीकारता है। हमारा जो राज्य है, स्टेट जो है, स्टेट या हमारी गवर्नमेंट धर्म को स्वीकारती है, गिव रिकग्निशन टू द स्टेट। हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, राज्य को सरकार जो बोलती है कि धर्म है, इसलिए हमारे यहाँ के फॉर्म में क्या लिखा होता है, रिलीजन का कॉलम होता है कि हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, वो राज्य खुद मान रहे, हमारा संविधान मान रहा है, हमारा कानून मान रहा है कि ये चीज़ें हैं। तो पहली बात क्या है, स्टेट रिलीजन को रिकग्निशन देती है। दूसरा, स्टेट और रिलीजन के बीच संबंध होता है कि नहीं, तो दोनों के बीच डायरेक्ट किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है। स्टेट और गवर्नमेंट के बीच किसी भी तरीके का डायरेक्ट क्या नहीं है, नो रिलेशन, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होता है। वो मानती तो है कि धर्म है, पर धर्म से राज्य का कोई भी किसी भी तरीके का संबंध नहीं है। स्टेट डज नॉट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द रिलीजन। पर जो स्टेट है वो रिलीजन को प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा, राज्य धर्म को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना, स्टेट गिव्स प्रोटेक्शन टू द रिलीजन। यहाँ पर धर्म को कोई सुरक्षा नहीं देती, यहाँ पर राज्य धर्म को सुरक्षा प्रदान करती है। स्टेट गिव प्रोटेक्शन टू द रिलीजन। ठीक है, इसके बाद इस जो हमारा स्टेट है, जो हमारा राज्य है, उसका एक सिंपल सा बात है कि इट विल गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल द रिलीजन। सभी धर्मों को एक समान सुरक्षा प्रदान करती है। लिखो,
हमारी राज्य सभी धर्मों को एक समान सुरक्षा प्रदान करती है। आवर स्टेट प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल द रिलीजन। प्लीज़ लिखो उसको, सभी धर्मों को एक प्रकार सुरक्षा प्रदान करती है। और इसके बाद स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू रिलीजन। हमारा राज्य दो धर्मों के बीच क्या नहीं करता, भिन्नता नहीं करता है। राज्य दो धर्मों के बीच भिन्नता नहीं कर सकते, ठीक है। और इसलिए हमारा वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव है, और वेस्टर्न वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव है। सीधी बात, हमारे यहाँ तो हम उसको पॉजिटिव ही बताएंगे, ये भी एक बात होती है। तो हम बोलते हैं कि हमारा वाला पॉजिटिव है, उनका वाला नेगेटिव है। देखो अब दोनों को एकदम अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। ये दोनों की लाइन सारे समझ आए। ये लाइन जितना लिखा है किसी को समझ नहीं, आप पूछो पहले। अभी जो लाइन लिखा है समझ आ रहा है, बढ़िया समझना। अब देखो, ये एक व्यक्ति है, ये हिंदू है, हिंदू धर्म का है। ये एक व्यक्ति है, ये क्रिश्चियन है। ये एक व्यक्ति है, ये मुस्लिम है। ये स्टेट है, ठीक है। तो भारत का जो क्या बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, वो क्या बोलता है, पहला बोलता है कि स्टेट जो होगा सबको रिकॉग्निशन देगा। मतलब हमारे धर्म के जो भी स्टेट है, गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो भी कानून बनाएगा वो सभी में ये एक्सेप्ट करेगा कि इतने रिलीजन यहाँ पर हैं। तो हमारे स्टेट क्या बता रहा होगा कि हाँ, हमारे भारत के अंदर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और क्रिश्चियन भी रहते हैं। पर अगर वहीं पर वेस्टर्न वर्ल्ड का कोई गवर्नमेंट होता तो ये इस चीज़ों को बोलता ही नहीं। वो बोलता है कि सबके सब क्या हैं, केवल हमारे सिटीजन, हमारे नागरिक हैं, इनका धर्म वर्म हम नहीं जानते। समझ रहे हैं, स्टेट का अपना कोई क्या नहीं हो सकता, रिलीजन नहीं होता। पहला। दूसरा क्या होता है, स्टेट और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता। तीसरा, स्टेट क्या करता है, इन सभी को समान संरक्षण देता है, इस व्यक्ति को भी, इस व्यक्ति को भी और इस व्यक्ति को भी समान संरक्षण देता है। मतलब अगर कोई लॉ लाया गया, कानून लाया गया, अब उस कानून में बोलेगा कि शिक्षा का अधिकार, देयर इज अ लॉ कॉल्ड राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन में क्या बोला गया कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, जो भी गरीब परिवार से है या जिस भी तरीके से उसमें कंडीशन बनाया गया है, बाद में पढ़ाऊंगा। समझ आ रहा है। जब भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, तो सभी को मिलेगा। आप में से कुछ लोग शायद हो सकता है मिड डे मील वाले स्कूल में पढ़े हों या गए हों कभी देखने के लिए, जहाँ पर मध्याह्न भोजन मिलता है स्कूल में। तो वहाँ पर क्या होता है, सभी बच्चे को खाना मिलता है कि होता है कि चल मुस्लिम है नहीं खाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो उसी को बोलते हैं, सभी को वो क्या करता है, इक्वल प्रोटेक्शन, कि किसी भी धर्म का कोई हो, सभी को सामान्य संरक्षण या सामान्य सुरक्षा दी जाती है। अगर एक को पोषण सुरक्षा दी जा रही है, एक को फूड का प्रोटेक्शन दिया जाए, तो सभी को खाना दिया जाएगा। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती गवर्नमेंट। समझ आ रहा है। इसके बाद जो सरकार है वो सभी को इक्वली ट्रीट करेगी, सभी को एक समान देखेगी और किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। अभी समझ आया। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि धर्म है, पर धर्म को हर रूप में सरकार का संरक्षण क्या है, प्राप्त है, पर सभी को एक बराबर। पर ऐसा हो रहा है क्या, पर ऐसा हो रहा है क्या देश में। इसलिए क्या बोलते हैं कि ये भारत के संविधान पे खतरा है। अब हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अब कोई डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, मतलब ये इसको उससे पैसा नहीं लेगा, ये उसको पैसा, गवर्नमेंट फंड कर रही होगी, टैक्स हो रहा होगा, सब कर, कुछ डायरेक्ट संबंध नहीं है। मतलब जब सरकार को अपना कानून बनाना होगा तो इनको नहीं बुलाया जाएगा। इफ गवर्नमेंट वांट टू मेक द लॉ, पार्लियामेंट में कोई लेजिस्लेशन करना है तो उनको नहीं बुलाया जाएगा, वो खुद बनाएंगे। सरकार अपने क्षेत्र में अपना काम करेगी, धर्म अपने क्षेत्र में अपना काम करेगा। धर्म के क्षेत्र में सरकार को जाना भी नहीं चाहिए, पर चले गए थे ओपनिंग में, ओपनिंग सेरेमनी में चले गए थे। तब वो प्रसिद्ध प्राइम मिनिस्टर के नाम से गए या वो केवल एक हिंदू होने के नाते गए। उस दिन ऑफिस से छुट्टी लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए, कोई इशू नहीं है, पर उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के नाम पे नहीं, एक व्यक्ति के नाम पे जाना चाहिए था, तो कोई समस्या नहीं थी। वैसे भी कोई समस्या नहीं, उससे किसको समस्या हो सकती है। पर अगर हम कानून की किताब के हिसाब से अगर बात करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से बात करें, तो वो फिर चीज़ें क्या है, वो प्रॉपर सेकुलरिज्म को नहीं दर्शाता। अगर वहाँ गए थे अच्छी बात है, तो कभी अगर किसी मस्जिद का उद्घाटन हो तो वहाँ भी जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट में बैठे हैं, ठीक है, मंदिर के उद्घाटन था, वहाँ पर गए, पूरा पूजा पाठ सब कुछ करवा के आए, तो कभी अगर मस्जिद का भी कोई ओपनिंग हो तो वहाँ भी चले जाना चाहिए उसी तरीके से। क्या दिक्कत है, ऐसा होगा क्या? लेकिन ऐसा होगा क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है।
अगर होना चाहिए, वैसे मेरे को लगता होना चाहिए, समझ आ रहा है, तो उसको मानेंगे सेक्युलर, कि सभी धर्म को एक समान देखते हैं। पर अगर वैसा नहीं देखा जाएगा तो क्या होगा, वो आपके धर्मनिरपेक्षता के विपरीत है। सेक्युलरिज्म क्लियर हुआ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता समझ आया? तो ये कुछ विशेषताएं होती है ना कि राज्य और धर्म का अपना संबंध नहीं है। तो आप सभी धर्मनिरपेक्ष हो या नहीं हो, या धार्मिक हो? धार्मिक तो हो, क्या एक धार्मिक व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अ रिलीजियस बीइंग कैन बी अ सेक्युलर। बहुत बढ़िया चीज़ है कि एक जो धार्मिक व्यक्ति है वो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, क्योंकि सब धर्म यही सिखा रहे हैं। हिंदू धर्म की किताबों में नहीं लिखा होगा कि मुस्लिम को मार दो, मुस्लिम धर्म की किताब में नहीं लिखा होगा हिंदू को मार दो। वहाँ लिखा होगा केवल कि सब हम मानवता के हिस्से हैं और मानवता का एक परम है जिसको वो ईश्वर बोल रहे हैं। एवरी रिलीजन हैज़ अ क्रिएटर और एवरी रिलीजन हैज़ अ सुपर पावर दैट दे आर कॉल्ड एज अ गॉड, जिसको वो अपना भगवान बताते हैं। तो कोई भी धर्म तो उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है, प्रचारक उल्टा सीधा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। क्लियर हुआ? तो बहुत सारे सब सीख गए आप लोग, है ना? धर्मनिरपेक्षता सीख गए, गणराज्य सीख गए, साम्यवाद सीख गए, समाजवाद सीख गए, बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स मैंने आपको सिखा दिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर हमको काम आने वाला है। किसमें से? देखो, अब हम भारत में तो हम बोलेंगे हमारा अच्छा है, इंडियन सेकुलरिज्म अच्छा है। वेस्टर्न में जाओगे तो बोलेंगे वो बढ़िया है, हमारा है। क्योंकि इंडिया में अब यह है कि सबको इक्वली प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पर जब मैं बोल दूँगा कि आपको ये सभी को एक समान संरक्षण देना है, तो आप बोलोगे ठीक है, पर फिर भी आपके अंदर थोड़ा सा भेदभाव आ सकता है। माँ के 5 बच्चे थे, पर बड़े को ज़्यादा प्यार करती थी या छोटे को ज़्यादा प्यार करती थी। ये आरोप है माँ के ऊपर। हर माँ के ऊपर ये आरोप है ना कि भाई आपके 5 बच्चे हैं, पर या तो आप बड़े को सबसे अधिक प्यार करती हो या तो छोटे को करती हो। क्यों है ये आरोप माँ के ऊपर? क्या माँ भेदभाव करती होगी? करती तो है। आरोप तभी है, तभी तो ये लगा ना, नहीं तो क्यों लगता? ये जनरल बात बोलता है, एकदम छोटी सी बात बता रहा हूँ। स्कूल में ही चले जाओ, टीचर 4 बच्चों को फेवर करेगा, 2 एक आध को नहीं करेगा, होता है। समझ आ रहा है? आप ही चले जाओ, आप ही के घर में 2 बच्चे होंगे, अगर छोटे भाई के हो गए या कहीं भी, तो सबसे छोटा होगा उसको आप ज़्यादा खेल रहोगे, बड़े के साथ नहीं खेल रहोगे। होता है कि नहीं होता है? तो अगर मैं ये चीज़ें दे दूँ किसी के हाथ में कि आप क्या करो, आप सभी को इक्वली ट्रीट करो, तो आपके अंदर अगर क्या है, इक्वालिटी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर एक तरफ झुकाव होगा ही होगा, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो बेटर है कि आपको अधिकार ही ना दिया जाए, आप अलग हो, अलग है। तो उस उसमें वेस्टर्न बहुत अच्छा है, वेस्टर्न बहुत बढ़िया है। समझ आ रहा है? अब वेस्टर्न में ये भी होगा कि भाई अगर धर्म वाले जाकर कोई हिंसा कर दिए तो उठा के ले जाएंगे सीधा एक आम नागरिक के रूप में कानून अंदर, तो उस हिसाब से वो बहुत बढ़िया है। फिर वहाँ पर रिलीजन डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, कम होंगे। हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पे ज़्यादा लड़ाई होगा कि वो उसको फेवर करता है। अभी हम क्यों चिल्ला रहे हैं सबके सब बहुत समय से कि भगवा भगवा भगवा। ठीक है ना, पहनने तो क्या दिक्कत है? सूरज का भी रंग तो भगवा है, तो जाओ सूरज को खत्म कर दो। किसने बोला है? एक दिन उसमें आ गया कि इसरो में जो लोग, अब इसरो कहाँ भेजेगा, चांद में भेजेगा, तो उनका जो ड्रेस है वो भगवा रंग का बनाया भारत सरकार ने। तो नासा का भी तो भगवा है, नासा का भी तो वही है, कल्पना चावला भी तो उसी में बैठ के वो हुई थी। तो ये मतलब कहीं कहीं पर ये अति भी होता है ना कि इस चीज़ को जानबूझ के लोग क्या कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। रंग कोई रिलीजन का वो नहीं होता, सिंबल, रंग अलग चीज़ होती है। तो ये सब चल रहा है बहुत सारा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका वेस्टर्न है वो भी अच्छा है, इंडियन है वो भी अच्छा है। दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है अगर आप ये पूछोगे तो मैं बोलूँगा जिस जगह पे जो है वो वहाँ के लिए ज़्यादा अच्छा है। समझ आ रहा है? आप 10 लोगों को देख लेंगे, बोलेंगे यार ये बढ़िया है, ये बढ़िया, ये बढ़िया है, पर आपके घर में जो व्यक्ति है आपके साथ, वही सबसे अच्छा है। यही क्या है, सिचुएशन है। तो जो जहाँ पर जैसा बना है वहाँ की डिमांड वैसी थी, इसलिए उसको वैसा बनाया गया। अगर हम बोलेंगे वेस्टर्न अच्छा है तो मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गलत थे कि वो उन्होंने सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता ना, महान विचारक थे तो वो तो सही ही करे होंगे, उन्होंने सही बताया है कि नहीं ऐसा ही होगा।
समझ आ रहा है? और पॉलिटी एक ऐसा विषय है ना जो सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, ये विषय ना आपके जीवन को ना, आपके विचारों को आपको बदल देता है। मेरे को लगता है कि मैं दो तीन क्या, मैं तो सारी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मैं 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जहाँ पर विचारों के सब्जेक्ट हैं। जैसे कि एक होता है दर्शन, फिलॉसफी, और एक होता है पॉलिटी। तो दर्शन में बहुत सारे विचार है कि आपको जीवन में ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मेरे को लगता है दर्शन से कहीं ज़्यादा ज्ञान संविधान में देता है, बहुत ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपको बेटर बना देता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत स्टेबल कर देता है। फिलॉसफी में आप उतने स्टेबल नहीं रहते हैं, आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं भले की, पर पॉलिटी आपको बहुत स्टेबल इस प्रैक्टिकल जीवन को जीना सिखा देता है। तो पॉलिटी ज़्यादा अच्छा चीज़ है सीखने के लिए, जो भी हम सीख रहे हैं। अभी कुछ विचार जो आपके पास आए होंगे, अगर आप उसको थोड़ा सा भी अप्लाई करना चालू करोगे अपने जीवन में, थोड़ा भी, तो आप देखना कितनी सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो पढ़ाने तो मेरे को भी आने तो दो, अभी सब्जेक्ट चालू नहीं किया है, तो पिक्चर पूरा बाकी है, तो ट्रेलर था ना, अभी तो पिक्चर पूरा बचा है, अभी आने दो बस संविधान के अंदर, जैसे कि अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था एक कुछ आधारभूत शब्द थे जो हम लोग लगातार आएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आज का तो चलो अभी एक और बता देता हूँ। अब आता है एक शब्द जो हम लोग बार बार पढ़ेंगे, बहुमत। बहुमत जिसको बोलते हैं मेजॉरिटी। बहुमत का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी। मतलब जब संख्या हो बहुत सारों की, तो उसमें से जो अधिक संख्या हो, मतलब बहुत समझते अच्छे से, उसको बेसिक आसानी से कर देता हूँ। मान लो कि ये एक बॉक्स है, एक जगह है जहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं। कितने लोग हैं? 12। ठीक है, यहाँ 12 लोग हैं। मैं बोलूँगा कि 12 लोगों के बीच में हम क्या करते हैं? चुनाव करवाते हैं, मत दिलवाते हैं। आज हम इस लोगों के बीच वोटिंग कराएंगे, इसलिए ये 12 लोगों के बीच वोटिंग होगा, इसलिए कि सर पहली बारिश हुई है, हमें छुट्टी दे दो, हॉलीडे, हमको घूमने जाना है। 12 लोगों के बीच में मत होगा। ठीक है, और हम बोलेंगे कि इसमें से जिसको ज़्यादा मत मिलेगी तो छुट्टी के लिए हो रहा है, तो इसमें 2 चीज़ बोलना है, हाँ और नहीं, यस और नो। तो 12 में से 5 लोगों ने बोला होनी चाहिए और 7 लोग बोले नहीं होनी चाहिए। तो इस आधार में छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए। तो अब ये हम लोग कैसे बोल दिए नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ज़्यादा है। पर मैं अगर ऐसा बोल दूँ कि जितने भी लोग हैं उनसे जो चीज़ पूछी जाएगी उसको हम तभी मान्य करेंगे, we will accept their saying only when, or validate their saying only when 90% will say yes। तभी हम उसको मान्य करेंगे जब 90% हाँ बोले। चलो, हो गई छुट्टी कि नहीं हुई? हुई क्या? ये लोग बोल रहे थे कि नहीं होनी चाहिए, ये 8 हो गए, फिर भी तब भी क्या हो जाएगा? छुट्टी हो जाएगी। मैंने क्या पूछा है कि छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं? मेरा क्वेश्चन क्या है? हाँ या नहीं। ठीक है, तो नहीं के पक्ष में बताना है। तो नहीं के पक्ष में अगर 90% से अधिक लोग बोलेंगे नहीं तो छुट्टी नहीं होगी, और 90% से अगर कम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? छुट्टी। 90% से अधिक बोलेंगे तब छुट्टी नहीं होगी, बाकी कंडीशन में छुट्टी हो जाएगी। एक ही कंडीशन बन रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 90% लोगों ने बोला था, क्या कितने परसेंट लोगों ने बोला था कि छुट्टी होनी चाहिए? केवल छुट्टी होना चाहिए कितने लोगों ने बोला? 5। कितने में से? 12 में से। तो 12 का 5 कितना होगा? आसान फिगर में अगर देखोगे तो मान लेते हैं 60% भी नहीं होगा, 45%। तो 45% लोग क्या बोल रहे हैं? छुट्टी हो जानी चाहिए। पर चाहिए कितना? 90। अब आगे चलकर ऐसा होता है कि 11 लोग बोलते हैं कि हाँ हो जानी चाहिए और एक बोलता है नहीं हो। तो इस केस में क्या होता है? 12 में 11 कितना प्रतिशत होगा? 90 से अधिक। तो उस केस में क्या हो जाएगा? छुट्टी हो जाएगी। तो बहुमत क्या होता है? बहुमत मतलब ये मेजॉरिटी मतलब होता है कि वो संख्या, बहुमत क्या होता है? वो नंबर या वो फिगर जो किसी बड़े ग्रुप में किसी भी डिसीजन लेने के लिए
यूजफुल हो। तो मेजॉरिटी क्या होता है? मेजॉरिटी इज अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स टू गेट इनटू अ पर्टिकुलर डिसीजन। किसी भी निर्णय को लेने के लिए, किसी भी निर्णय को लेने के लिए कुल संख्या किसी भी निर्णय को लेने के लिए उपयोग में होने वाली कुल संख्या को बहुमत कहते हैं। ठीक है ना? मेजॉरिटी इज अ टोटल नंबर रिक्वायर्ड टू कम टू अ पर्टिकुलर डिसीजन। अभी समझ आया सभी को? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ, बता रहे हो कि नहीं? पीट पाट दूं? नहीं ना? तो जल्दी से बता दो। चलो, यस सर, वेरी गुड। चलो अब इसके एक कदम और आगे जाते हैं। अब ये मेजॉरिटी क्यों चाहिए हमें? कहाँ बहुमत चाहिए? तो सीधी बात है, जहाँ निर्णय होता है, और निर्णय कहाँ पे हो रहा है? संसद में। और कहाँ हो रहा है? राज्य के विधानमंडल में। जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, तो जो लेजिस्लेचर है वहीं पर जो भी चीज़ होगा लेजिस्लेचर। तो दो प्रकार के लेजिस्लेचर है। कौन कौन सा है? एक पार्लियामेंट है, संसद। एक कौन सा है? पार्लियामेंट है। कहाँ पर? केंद्र में, सेंट्रल में। ठीक है? संसद कहाँ पर है? केंद्र में। और दूसरा क्या है? विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। विधानमंडल कहाँ पर? राज्य में। तो ये दोनों जगह पे किसी भी निर्णय को बहुमत से लिया जाता है। किसी भी निर्णय को किससे लेंगे? बहुमत से। अभी जैसे हम लोग संसद में देखें तो संसद का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा चुनाव में कितने लोगों के लिए चुनाव हुआ है? 543। तो लोकसभा में कोई भी निर्णय होगा तो वो 543 लोगों की अधिक संख्या के हिसाब से ली जाएगी। अभी क्या बोले? बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। बोल रहे थे सब चीज़ें। अब उसमें से जो बहुमत है उसको समझा रहा हूँ। अभी न्यूज़ में आ रहा था बहुमत लगातार, आप समझना अच्छे से। ठीक है? तो ये होता है आपका कुछ इस तरीके से। तो हमारे इंडिया पे जो बहुमत है उसको कई प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि पहले तो मैं बताता हूँ आपको कि एक बिल मतलब होता है विधेयक। एक विधेयक क्या होती है? एक कानून बनती है। बिल बिकम एन एक्ट। तो एक कच्चा चिट्ठा होता है, एक कागज होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, और उसी कागज को कानून बनाने के लिए क्या करना होता है? इस विधेयक को पारित करना होता है। जब एक विधेयक क्या हो जाती है? पास हो जाती है, ये क्या बन जाती है? एक एक्ट बन जाती है। अ बिल बिकम एन एक्ट व्हेन इट इज पास्ड। ठीक है? एक विधेयक को जब पास कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है? कानून बन जाती है। पास कौन करता है? सदन, पार्लियामेंट, संसद या राज्य की विधायिका, उसको बोलते हैं सदन भी। तो ये उसको पास करते हैं। अब समझना अच्छे से। ठीक है? तो हमारे भारत में होता क्या है? एक कानून बनता है कैसे, उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है? जैसे कि मैं बता रहा हूँ संसद में कानून कैसे बनता है। पहले एक सिंपल समझते हैं। ठीक है? तो समझो अच्छे से। संसद है हमारा, पार्लियामेंट। यहाँ पर एक एक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले एक बिल आता है। ठीक है? सबसे पहले एक बिल को बनाया जाता है। बिल को कहाँ रखते हैं? संसद में। संसद में क्या है? वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल मतलब वहाँ पर दो अलग अलग सदन है। संसद में 2 सदन है। ठीक है? तो हमारा संसद में क्या होता है? एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है। 2 सदन। तो बिल को क्या करते हैं? पहले सदन में रखा जाता है, फर्स्ट हाउस। ठीक है? तो पहले सदन में रखेंगे बिल को। मान लेते हैं कहाँ रखा? लोकसभा में। तो लोकसभा में जाएगा वो बिल। फिर लोकसभा में जितने लोग बैठे हैं उसको क्या करेंगे? उसको पारित करेंगे, पास करेंगे। ठीक है? तो बिल कहाँ जाएगा? लोकसभा में। फिर वो बिल क्या होगा? पास कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा ने पास नहीं किया तो बिल खत्म हो जाता है। तो उसको उसने पास किया तो कहाँ जाएगा? फिर दूसरे हाउस में जाएगा, सेकेंड हाउस, जिसको बोलते हैं राज्यसभा। फिर राज्यसभा भी उसको क्या करेगा? पारित करेगा। फिर जब राज्यसभा पारित कर देगा तो बिल कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट। ठीक है? और फिर प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर करते हैं। प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, साइन कर देते हैं, साइन, हस्ताक्षर। तो वो क्या बन जाता है? एक
अधिनियम बन जाता है। समझ आया? तो एक बिल, एक एक्ट बन जाता है जब इस तरीके से उसको पास किया जाता है। जरूरी नहीं है कि लोकसभा में पहले आए, राज्यसभा में पहले आ सकता है। राज्यसभा में आएगा तो फिर उसको लोकसभा में भेजा जाएगा। ठीक है, तो वो अभी आगे पढ़ेंगे जब संसद पढ़ेंगे, अभी बस सिंपल समझना है इस तरीके से। तो ये पास किए लोग, तो ये जब इसको पास करेंगे तो इनको क्या चाहिए होती है? बहुमत चाहिए होती है, मेजॉरिटी। तो बिल होगा, उस बिल के हिसाब से वहाँ मेजॉरिटी चाहिए होगी, उस मेजॉरिटी से वो अगर पास करेंगे तो आगे जाएगा। इनको भी क्या चाहिए होगा? मेजॉरिटी। तो बहुमत की सरकार मतलब यहाँ पर है कि इतने लोगों की सरकार बने कि कल को जब वहाँ पर लोग बैठे हैं तो पूछा जाए कि आपकी सरकार के पक्ष में कितने लोग हैं, तो उतने लोग उसमें वोट करेंगे कि हम इसके पक्ष में हैं, जिससे कि वो पास हो जाएगा। समझ आ गया? तो कम से कम वो संख्या है जिस संख्या से इस चीज़ों को हम निर्धारित करते हैं, कोई निर्णय को। अब भारत में जो मेजॉरिटी होती है वो कई प्रकारों की होती है, जिसमें से पहला होता है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, अभी नाम बस लिख लो, कल बताऊंगा इन सबको। ठीक है। दूसरा होता है सिंपल, सामान्य बहुमत। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी। क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी, जिसको क्या बोलते हैं? पूर्ण बहुमत या विशेष बहुमत। विशेष या पूर्ण। स्पेशल मेजॉरिटी। तीसरा, तो एक सिंपल मेजॉरिटी है, एक क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी है। ठीक है। इसके बाद एक होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसको इफेक्टिव ही लिख के रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा उसको, फिर बता दो। इफेक्टिव मेजॉरिटी, इसको इफेक्टिव ही रखना। ठीक है। अभी इसको हिंदी में भी वही लिखो, तो इफेक्टिव ही लिख के रखो, यही, इसका हिंदी मत लिखो। मुख्यतः ये दोनों ही काम आते हैं। ठीक है। एक विशेष है, कहीं कहीं पर उपयोग होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेनली ये दोनों को ज़्यादा अच्छे से समझना, किसको किसको? सामान्य और पूर्ण बहुमत को। ठीक है। कितना हो गया? टाइम हो गया क्या? तो है एक, बस एक चीज़ और बता, चलो सामान्य को देखते हैं, सिंपल मेजॉरिटी। फॉर्मूला, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी से पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं। जब एक सदन होता है, कोई भी एक सदन, कोई भी एक क्या है? सदन है। संसद में देखना हाउस। अब हाउस कैसे हैं? चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। किसी भी सदन में जो व्यक्ति मेंबरशिप पाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सदस्य, मेंबर। ठीक है। तो किसी एक हाउस में जितने लोग बैठ सकते हैं, जितने लोगों की जहाँ पर क्या है? बैठने की संख्या है। अब ऐसा नहीं कि चेयर लगा कोई घुस गया, वो नहीं, मतलब जो चुन के आ रहे हैं। जैसे संसद में क्या पता है कि 543 लोग लोकसभा में चुने जाते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने, तो उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? कुल संख्या बल कितनी है? 543। 544वां भी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। तो उसको क्या बोलते हैं? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सदन की कुल सदस्यता, सदन की कुल सदस्यता, जिसको बोलते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सदन की कुल सदस्यता, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। वर्ड्स को समझेंगे। सदन की कुल सदस्यता, सदन की कुल सदस्यता, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई हमारा हाउस है, उसमें कितने हैं? 500 की सदस्यता है, 500। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ बस, है ना, अभी समझाने के लिए। मान लेते हैं कि 500 की सदस्यता है। अरे यार, एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, मैं ना अभी क्लास कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट कॉल कर रहा हूँ। चलिए वापस आते हैं। तो क्या है? टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल कितने मान लिए मैंने? 500। अब अगर समान बहुमत से इस क्षेत्र में, अगर इस सदन में पास करना हो किसी को, समान बहुमत का मतलब होता है हाफ ऑफ सिंपल मेजॉरिटी इक्वल टू, समान बहुमत क्या होता है? हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। सदन की कुल सदस्यता का आधे से अधिक।
ग्रेटर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सदन की कुल सदस्यता का आधे से अधिक, इसको क्या बोलते हैं? सामान्य बहुमत। इट्स कॉल्ड एज सिंपल मेजॉरिटी। समझ आ गया? मतलब अगर मैं ये 500 के सदस्य हैं मेरे पास 500, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बिल पास हो जाए, जो बिल है मेरा वो पास हो जाए, तो मेरे को कम से कम कितने वोट चाहिए पास करने के लिए? मिनिमम 251, मिनिमम 251। अब देखो लोकसभा में कितने सीट हैं? 543। 543 को एक कम कर लो 542। 542 का आधा कितना होगा? 271 होगा। 271 होगा ना। 542 का आधा अगर करोगे कितना होगा? 271। अगर हम 272 सीट ले आएंगे तो हमारी सरकार क्या हो जाएगी? बहुमत की सरकार होगी। तो लोग क्या बोलते हैं? 272 तो लाना ही है, तो अभी बीजेपी की बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। भले एक सरकार तो बना लेंगे पर उनकी बहुमत की नहीं है, तो उनको सबको मिला जुला के चलना पड़ेगा। किसी दिन किसी से गुस्सा हुए तो फिर अगले दिन गवर्नमेंट को समस्या हो सकती है। अभी ठीक है, अभी मिल गए हैं नीतीश कुमार और वो सब, है ना। हो सकता है 1 साल बाद पैसा वैसा लेने के बाद दूसरे वाले बोलें कि हम भी दे देंगे, कुछ भी हो सकता है ना। तो 5 साल तक अब उनको सबके साथ तालमेल बना के चलना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं था इसके पहले, आप ही अपने मन से चल रहे थे। क्लियर हुआ? तो इसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। जीवन में नहीं भूलना इसको, है ना। अब मैं यही सब ना संख्याओं का इस्तेमाल नहीं करूँगा पढ़ाते समय। 1/2, 2/3 ऐसे पढ़ाते हैं सब कई लोग पॉलिटी को, फिर आप पागल हो जाओगे कहाँ पर 1/2 लगाना है, कहाँ 2/3 लगाना है। मैं सीधा एक शब्द लिखवाऊँगा, साधारण या विशेष। क्लियर है? ये हो जाएगा सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर हुआ? ओके, चलो स्पेशल कल कराऊँगा, यहाँ तक करके आना आप लोग। कुछ लोग और भी आ गए, कल मिलते हैं इसके आगे। थैंक यू ऑल।